नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिला, जिसके चलते पूरी देश में आतंक फैल गया। लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगा। लेकिन इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है? क्या वाकई इसके लिए चाइना जिम्मेदार है, या फिर रशिया और यूक्रेन वार का कितना बड़ा इम्पैक्ट इस क्राइसिस के पीछे है? तो इससे पहले एक बार नज़र डालते हैं श्रीलंका की वर्तमान स्थिति पर। 1 अप्रैल को श्रीलंका की प्रेसिडेंट राजापक्सा ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और साथ ही साथ पूरी देश में कर्फ्यू लगा दिया। इसी की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे। सामान की महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा कि एक आम आदमी उसको एफोर्ड करने के लिए सोच भी नहीं सकता। हर रोज़ इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के लिए भी लोगों को लाइन पर खड़ा रहना पड़ रहा है। फिर भी ज़रूरत के हिसाब से सामान नहीं मिल रहा है। गैस स्टेशन पर देश की सेना को तैनात कर दिया गया है ताकि लाइन को संभाला जा सके। फूड और फ्यूल की शॉर्टेज ज़्यादा देखने को मिला और फ्यूल की शॉर्टेज के चलते इलेक्ट्रिक सप्लाई भी नहीं मिल पाया और इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट कंपनियां पूरी तरह से बंद होने की कगार पर है और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का संख्या भी बढ़ने लगा है। ऊपर से चीज़ों का भाव इतना महंगा होता जा रहा है। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में हर चीज़ों का दाम दुगुना हो गया है और इसका शिकार बन गया है मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली बहुत ही फ्रस्ट्रेट है इस क्राइसिस को लेके। वो ये सोचकर डर रहे हैं कि कहीं उसका ज़रूरतमंद सामान जो भी उन्होंने खरीद कर रखा था वो ख़त्म ना हो जाए। श्रीलंका में एक मिडिल क्लास फैमिली का जो मंथली खर्चा था अप्रोक्सीमेटली 32,000 श्रीलंकन रुपीज़, यानी कि वो अराउंड 10,000 से 12,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास। लेकिन वो ही पिछले महीने में 82,000 श्रीलंकन रुपीज़ हो गया। 1 किलो चावल के लिए 500 से भी ज़्यादा श्रीलंकन रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। 1 किलो शुगर के लिए 250 श्रीलंकन रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। 1 कप टी के लिए 120 से भी ज़्यादा श्रीलंकन रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। इंक और पेपर की शॉर्टेज के चलते स्कूल और कॉलेजों में एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। हॉस्पिटल में मेडिसिन सप्लाई भी बंद होने लगा और इलेक्ट्रिक सप्लाई भी नहीं मिल रहा है। इसी वजह से डॉक्टर भी सड़कों पर आकर इस क्राइसिस का प्रोटेस्ट कर रहा है। कैबिनेट मिनिस्ट्री के बाहर सड़कों पर बासों में आग लगा दिया गया है और फ्यूल की शॉर्टेज के चलते श्रीलंका में 12 से 15 घंटा पावर काट रहता है और सिर्फ 2-3 घंटा ही पावर सप्लाई मिल रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर्स की रेजिग्नेशन की वजह से पूरी तरह से कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया गया है। टोटल 26 कैबिनेट मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके साथ साथ कुछ सेंट्रल बैंक का अधिकर्ता ने भी इस्तीफा दे दिया। ओपोजिशन की दबाव को संभालने के लिए प्रेसिडेंट राजापक्सा ने टेम्पोररीली 4 कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट किया था और उसके साथ साथ कुछ और अधिकर्ताओं को भी अपॉइंट किया था, जिसमें से एक फाइनेंस मिनिस्टर था, जिन्होंने देश की हालात को देखते हुए एक स्टेटमेंट में ये कहा कि अभी कुछ प्रोएक्टिव और अनकन्वेंशनल स्टेप लेने की ज़रूरत है और अगला दिन उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। 6 अप्रैल को चीफ गवर्नर विप जॉस्टन फर्नांडो ने यह स्टेटमेंट दिया कि प्रेसिडेंट राजापक्सा किसी भी स्थिति पर इस्तीफा नहीं देने वाला है, बल्कि वो इस इशू को पूरी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना बड़ा क्राइसिस के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि एक ही दिन में किसी भी देश का इकोनॉमी इतना तेज़ी से नीचे नहीं गिरता है। तो दोस्तों, इसके पीछे मल्टीपल रीज़न है श्रीलंका की इकोनॉमिकल क्राइसिस के पीछे। नंबर 1 अगर देखा जाए कि इकोनॉमिकल मिसमैनेज। 22 मिलियन जनसंख्या लेकर बसने वाला ये आइसलैंड नेशन की इकोनॉमिकल क्राइसिस के पीछे मेन रीज़न है फॉरेक्स रिजर्व की कमियां, और इसकी शुरुआत हो गया था 2015 से ही। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर विजयवर्धना ने ये स्टेटमेंट दिया कि 2015 से ही श्रीलंका का इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिला था। 2015 में सत्ता में आने वाला नया सरकार की पीएम रानी वेंकटसिंघना ने इस सिचुएशन को संभालने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल पॉलिसी बनाया था, लेकिन जोट की सरकार की वजह से पार्लियामेंट पर यह पॉलिसी पास ही नहीं कर पाया। फिर उस टाइम की फाइनेंस मिनिस्टर रोबी करुणानायके ने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और 2014 से ही श्रीलंका को फॉरेक्स रिजर्व से कर्ज लेने की चाहत और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। फिर 2018 की पॉलिटिकल इशू श्रीलंका की इकोनॉमी को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। हेवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री श्रीलंका बहुत ही हेवीली इंपोर्ट इंडिपेंडेंट कंट्री है। ज़्यादातर ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए भी श्रीलंका को बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ता था, चावल से लेकर गैस फ्यूल तक भी, और इसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में श्रीलंका को एक भारी रकम चुकाना पड़ता था और ज़्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता था।
श्रीलंका की प्रेसिडेंट राजापक्सा ने एक स्टेटमेंट में कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट के चलते श्रीलंका को टोटल 10 अरब डॉलर यानी कि 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपीस चुकाना पड़ा। अभी श्रीलंका के पास सिर्फ 2 अरब डॉलर ही फॉरेक्स रिजर्व बचा है, जिस पैसे से श्रीलंका अपने लिए बेसिक कमोडिटी को भी इंपोर्ट नहीं कर सकता। इंटरनेशनल मार्केट में श्रीलंका का टोटल 7 बिलियन का एक इंटरनल डेब्ट हो गया और जिसमें से 1 बिलियन रुपीज़ यानी कि 7,000 करोड़ रुपीज़ जुलाई के अंदर चुकाना पड़ेगा। टैक्स कटआउट 2019 में श्रीलंकन गवर्नमेंट यानी कि राजापक्सा ने एक निर्णय लिया कि श्रीलंका में टैक्स कटआउट कर दिया जाएगा, यानी कि श्रीलंका में इससे पहले 15% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अभी वो 7% देना पड़ेगा। ये सोचकर ये फैसला लिया गया कि टैक्स कम देने की वजह से लोग ज़्यादातर चीज़ें कंज्यूम करेंगे, लेकिन 2019 कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये फैसला भी सरकार का गलत साबित हो गया और इसके लिए एक भारी रकम चुकाना पड़ा। टूरिज्म सेक्टर की इफेक्ट। श्रीलंका की टूरिज्म सेक्टर देश की 10% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन 2019 की वो खौफनाक दिन की वजह से श्रीलंका की टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 21 अप्रैल 2019 8 सुसाइड बॉम्बर ने श्रीलंका की 6 अलग अलग जगहों पे 3 चर्च और 3 लग्जरी होटल में बॉम्ब एक्सप्लोर किया, जिसके चलते टोटल 269 सिविलियन की मौत हो गई। उनमें से 45 फॉरेनर था, 3 पुलिस ऑफिसर थे और इसी वजह से ज़्यादातर फॉरेनर कंट्री से टूरिस्ट आना बंद हो गया श्रीलंका में। फिर 2019 कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से श्रीलंका की टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से बंद हो गया। वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। श्रीलंका की प्रेसिडेंट राजापक्सा ने 2019 में यह डिक्लेयर किया कि श्रीलंका दुनिया का पहला ऑर्गेनिक बायो फार्मिंग कंट्री होगा और अचानक लिए जाने ये फैसला भी सरकार का गलत साबित हो गया। ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करने के लिए सरकार ने टोटली इनऑर्गेनिक चीज़ों को बैन कर दिया, जैसा कि केमिकल सेक्टर पूरी तरह से बैन हो गया। उसके वजह से केमिकल फैक्ट्रियाँ भी बंद होने लगा। ऑर्गेनिक तरीके से जैसे फार्मिंग स्टार्ट हुआ, उसके लिए जो भी पहले क्वांटिटी फार्मिंग से मिलता था उसका प्रोडक्शन भी कम होने लगा। फिर श्रीलंका को एक्सपोर्ट करने की बजाय खुद की ज़रूरत पूरा करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसके चलते किसान के साथ साथ गवर्नमेंट को भी एक भारी नुकसान चुकाना पड़ा। रसिया यूक्रेन वार। रसिया और यूक्रेन वार का श्रीलंका का इस क्राइसिस के पीछे कितना बड़ा इम्पैक्ट है। श्रीलंका का मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट था टी, जो कि ज़्यादातर रसिया में सप्लाई किया जाता था, लेकिन रसिया और यूक्रेन की वार के चलते श्रीलंका का एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया और फिर श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादातर टूरिस्ट रसिया और यूक्रेन से ही आते थे। रसिया और यूक्रेन के वार के चलते श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर और एक्सपोर्ट भी पूरी तरह से बंद हो गया और जिसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमिक पर। चाइना पर ब्लेम। श्रीलंका का इस इकोनॉमिकल क्राइसिस के पीछे चाइना जिम्मेदार है, मीडिया ये दावा कर रहा है, लेकिन क्या वाकई ये सच है? ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट से 2022 चाइना के पास श्रीलंका का टोटल एक्सटर्नल डेब्ट था 10%। वहीं अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में टोटल 47% इंटरनल डेब्ट था। डेवलपमेंट बैंक के पास 22%। 2022 चाइनीज़ गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया गया था कि इंटरनल डेब्ट को अभी दिया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।